हेलो साथियों, प्रैक्टिकल एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत है। साथियों, रेलवे के ग्रुप डी के जो एग्जाम आज 17 अगस्त से शुरू हुए हैं उनके सॉल्यूशंस शिफ्ट वाइज जितने भी क्वेश्चन हुए हैं हम यहाँ लेकर आए हैं। हमने ज्यादातर क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। यहाँ मैं आपके सामने जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कवर किया जाए, ठीक है। फिर भी यदि कोई क्वेश्चन कवर नहीं होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए। अगर आपने ये एग्जाम दिया है तो आप अपने क्वेश्चंस भी हमें भेजा करें, ठीक है। जो भी बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है और अगर उसने ये पेपर दिया है तो वो हमें जरूर से जरूर अपने क्वेश्चंस भेजो। चलिए फिर हम देखते हैं कि जीके के और साइंस के किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन आया था एड्स की फुल फॉर्म, ठीक है। तो एड्स की फुल फॉर्म आपको बतानी थी और यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये किस वायरस से होता है। तो एड्स होता है HIV वायरस से। इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है इन्फिल्ट्रेशन। पूछा गया था कि निम्न में से क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम क्या है जिसके द्वारा पृथ्वी धरती पानी को सोख लेती है। उसको कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है पानी का जमीन में रिस कर नीचे पहुंचना, ठीक है। इसके अगर हम वाष्पोत्सर्जन की बात करते हैं, वाष्पोत्सर्जन होता है वेपोराइजेशन, ठीक है। तो वेपोराइजेशन, वाष्पोत्सर्जन मतलब कि जो भी सतह पर पानी है, चाहे वो पानी किसी भी रूप में है, नदी में है, नालों में है, झीलों में है, किसी भी रूप में अगर पानी है तो उसको अगर वो गर्मी पाने के कारण वो वेपोराइज हो जा रहा है तो उसे कहते हैं वेपोराइजेशन, वाष्पोत्सर्जन। वहीं मैं आपको इसके साथ साथ एक पॉइंट और बता देना चाहता हूँ, इवेपोट्रांसपिरेशन। इवेपोट्रांसपिरेशन आप इसको नोट कर लीजिए। इवेपोट्रांसपिरेशन का मतलब होता है दोस्तों पानी किसी भी फॉर्म में हो उसका वाष्पोत्सर्जन। वो दोनों फॉर्म में हो सकता है, इवेपोराइजेशन भी हो सकता है और ट्रांसपिरेशन भी हो सकता है। तो ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है, ट्रांसपिरेशन होता है पेड़ों से, पेड़ों की पत्तियों से, फूलों से, उनके तनों से या जड़ों से किसी से भी पानी का वातावरण में पहुंचना, एटमॉस्फेयर में पहुंचना होता है ट्रांसपिरेशन। तो इवेपोट्रांसपिरेशन हो गया पानी का, चाहे वो जल की सतह से पानी पहुंच रहा हो वायुमंडल में या फिर पेड़ों पत्तियों के ऊपर से पानी उसके गर्मी पड़ने के कारण वो जो पानी जो पहुंच रहा है वायुमंडल में वो टोटल अगर इन दोनों को मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन। चलिए ये वर्ड हो गया। आप इन तीनों डेफिनेशन को ध्यान से रखना, ठीक है, ध्यान रखना इसका। इसके बाद हम बात करते हैं लाइकेन। क्वेश्चन था कि निम्न में से वह क्या है जिसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण का पता लगाया जाता है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है इस चीज का पता लगाया जाता है। तो दोस्तों उसमें एक ऑप्शन था लाइकेन। लाइकेन एक ऐसी चीज होती है लाइकेन जिससे अगर ये डाउन जाते हैं, ये अपना रंग विरंजन हो जाता है, इनका विरंजन होने लगता है, इनका रंग डाउन होने लगता है, तो इससे हमें पता लग जाता है, जैसे लाइकेन खत्म होने लगती है तो हमें पता लग जाता है कि भैया पर्यावरण जो है वो खराब हो रहा है, एटमॉस्फेयर हमारा खराब हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रही है। तो पर्यावरण प्रदूषण का संकेतक होता है लाइकेन। और इसमें जो भागीदारी निभाती है वो गैस निभाती है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस अगर पर्यावरण में ज्यादा मात्रा में होगी तो लाइकेन हमेशा डाउन जाएगा। मैंने यहाँ पे संकेतक बना दिया, ये आपके दिमाग में फिट होने का है, ये हमारा प्रैक्टिकल टाइप है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो लाइकेन डाउन जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन था कि जो जैन धर्म है तो उसमें जैन जो वर्ड आया वो जीन से आया, जैन शब्द जीन से आया। तो जीन का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों यहाँ जीन का मतलब होता है विजेता, ठीक है, जीन का मतलब होता है विजेता। अब हम इसमें थोड़ी सी एनाउंसमेंट आपकी कर देते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव जी थे। उसके बाद अगर हम जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो होता है कि 24वें या अंतिम तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म के 24वें या फिर अंतिम तीर्थंकर कौन थे। तो वे थे भगवान महावीर, भगवान महावीर। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो कि अभी हाल ही में कुछ सालों पहले हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज किया गया है। तो वो किस डेट में किया गया था? तो यहाँ पे डेट पूछ ली गई थी। तो ये है 6 अगस्त 2021 में। 6 अगस्त 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम कर दिया गया था किसका? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का। दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताते चलूं कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ये खेल के फील्ड में सबसे उच्च पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है खेल के फील्ड में जो कि एक खिलाड़ी को मिलता है। इसके बाद पहला जो 5 ईयर प्लान था, इनकी पंचवर्षीय योजना थी, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, उस टाइम में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अच्छा चलो मैं आपको यहाँ से एक चीज और पूछता हूँ कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं PM साहब, ठीक है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी वो होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। इसी क्योंकि नीति आयोग जो है वो योजना आयोग से ही बना है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल एक तरीका मैं बता दे रहा हूँ कि अगर योजना आयोग के अध्यक्ष पूछेगा किसी भी टाइम का तो उस टाइम के प्रधानमंत्री जी ही योजना आयोग के अध्यक्ष रहेंगे, क्योंकि वही संस्था आज नीति आयोग के रूप में प्रचलित है। इसके बाद जो पहला 5 ईयर प्लान था वो थे जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष, योजना आयोग के अध्यक्ष। ये जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसको बोलते हैं हेराल्ड डोमर मॉडल। हेराल्ड डोमर मॉडल की ध्यान रखना आपको। हेराल्ड डोमर मॉडल के नाम से अगर क्वेश्चन पूछ लेता है तो उसको बोलना कि 5 ईयर प्लान का है। इसके जो एडिशनल जो नॉलेज है वो मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो भी जरूर देखना, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो उसमें मैं जितने भी ये चीजें बता रहा हूं इनसे संबंधित जितने भी एक्स्ट्रा थिंग्स हैं जो भी नेक्स्ट वीडियो में आ सकती, नेक्स्ट पेपर में आ सकती है, रेलवे के नेक्स्ट पेपर में आ सकती है या फिर अदर पेपर में भी आ सकते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ डिटेल में सोल्यूशन करेंगे। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन आया था कि पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था। तो दोस्तों पंचायती राज ये समझो कि अगर पंचायत अगर कोई भी पेपर हम दे रहे हैं तो उसमें समझो कि पंचायती राज तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों कि उसमें से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। ये तो पूछा जाएगा कि कहां से लागू हुआ, पूछा जाएगा किस ईयर में लागू हुआ, या फिर पूछा जाएगा किस संविधान संशोधन के थ्रू लागू हुआ, यह पूछा जाएगा कि पंचायती राज को लाने के लिए किस कमेटी ने सिफारिश की थी, त्रिस्तरीय पंचायती राज को लाने के लिए किस कमेटी की सिफारिश थी। तो आपको इन पॉइंटों पे ध्यान देना है, ये सब मैं आपको करा दूंगा अभी दूसरी वीडियो में, आपको जरूर देखनी है। इसके बाद नमक कर से संबंधित, अच्छा ये पंचायती राज का कुछ आंसर तो बता देते हैं। राजस्थान के नागौर जिले से ये सबसे पहले लागू हुई थी। दूसरे नंबर पे दूसरा राज्य कौन सा था, वो था आंध्र प्रदेश। अगर कोई पूछे कि दूसरा राज्य कौन सा था तो ध्यान रखना दोस्तों, वो था आंध्र प्रदेश, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। तो पहला राज्य राजस्थान का नागौर और दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नमक कर से संबंधित आंदोलन। तो नमक कर से संबंधित आंदोलन का नाम था दांडी, 78 लोग इसमें शामिल हुए थे। साबरमती से शुरू हुआ था और नवसारी तक ये चला था। तो नवसारी में जो समुद्र तट है वहां जाके गांधी जी ने नमक को उठाया था अपने हाथों में और नमक कर का उल्लंघन किया था। इसके बाद इसमें क्या क्या पॉइंट आते हैं कि 385 किलोमीटर जो दूरी थी साबरमती से नवसारी तक पैदल दूरी तय की थी गांधी जी ने और गांधी जी के 78 सहयोगियों ने। दोस्तों 385 किलोमीटर की दूरी थी, 240 मील इसको बोल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन से थे। ये केमिस्ट्री में जो तत्व आवर्त सारणी है उससे संबंधित क्वेश्चन है कि न्यूलैंड के अष्टक में पहला तत्व हाइड्रोजन था और अंतिम तत्व थ्योरियम था। इसके बाद भारत में आपातकाल का क्वेश्चन है। तो भारत में ये क्वेश्चन इस तरह से किया गया था कि भारत में जो आपातकाल है वो कहां से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों ये जो पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको स्पेशली पॉलिटी के लिए गाइड करूंगा, ठीक है। अगर पॉलिटी से कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो मैं बैठा हूं, मैं कवर कराऊंगा, ठीक है। यहाँ मैं हूँ, पॉलिटी का पूरा कवर कराऊंगा, ठीक है। और अपने चैनल पे पॉलिटी की वीडियो भी लेके आता हूं मैं, ठीक है। तो पॉलिटी का जितना भी हमारे यहाँ पे क्या होगा ना कि पॉलिटी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में, पॉलिटी का टोटल सिलेबस हम अपने चैनल पे कवर करने वाले हैं। आपको अगर फ्री में सारी वीडियो चाहिए तो आपको हमारे चैनल से जुड़ जाना चाहिए। चलिए, तो भारत में आपातकाल कहां से आया था, वो जर्मनी के वीमर गणराज्य के जर्मनी से के संविधान से ये लिया गया था। तो दोस्तों ये हुए 10 क्वेश्चन। नंबर 11 की तरफ आते हैं कि अनुच्छेद 51 क्या है, संविधान के किस भाग में दिया गया है अनुच्छेद 51 क्या है। यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 51 के किससे संबंधित है, भाग 4 के किससे संबंधित है, भाग 4 किससे संबंधित है, भाग 3 किससे संबंधित है। तो ये पूरी डिटेलिंग आपको ध्यान से करके जाना है, ठीक है। जिसका भी कल पेपर है वो ध्यान से इनको एक बार रिवाइजिंग जरूर करके जाओ। तो ये भाग 4 क्या में आता है। इसके बाद एक क्वेश्चन अगला है कि बसवराज बोम्मई कहाँ के सीएम है। क्वेश्चन शायद कुछ इस तरीके से फ्रेम हुआ था, एक योजना का नाम दे रखा था, कर्नाटक की योजना थी, और पूछ रखा था कि ये योजना जिस सीएम ने चलाई है उनका नाम है बसवराज बोम्मई, तो वो किस राज्य के सीएम है। इस तरह कुछ क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ था। तो आपको देखना होगा, आपको जितने भी सीएम हैं, ठीक है, जितने भी सभी स्टेट्स के सीएम और उनके नाम, ठीक है, उनके नाम अच्छी तरीके से आपको रट के जाना होगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसके नाम भी उनके नाम भी आपको रट के जाने हैं, क्योंकि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। कल मुझे ये मत कहना कि सर आपने नहीं बताया था कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद से क्वेश्चन आते हैं और हम वो नहीं पढ़ के गए, ठीक है, ये शिकायत में ना सुनो। इसके बाद क्वेश्चन आया था कि मासिन राम आपको पता है कि मासिन राम कहाँ क्या है, जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है इंडिया में, उस जगह का नाम है मासिन राम और यह मेघालय में है। तो पूछा गया कि मासिन राम किस जगह है, तो ऑप्शन में मेघालय नहीं था, ऑप्शन में पहाड़ियों के नाम थे। तो पहाड़ियों में खासी पहाड़ी, ठीक है, मेघालय में 3 पहाड़ियां है, गारो, खासी और जयंतिया। इसमें से खासी पहाड़ी पर मासिन राम है, ठीक है। गारो, खासी और जयंतिया, इन तीनों का नाम आपको ध्यान रखना होगा कि तीनों पहाड़ियां, और ये मैंने सीरियल क्रम में बताई है पश्चिम से पूर्व की ओर, गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों पहाड़ियां मैंने आपको बता दी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। एक क्वेश्चन ये फिजिक्स का था, V बराबर आई आर के फॉर्मूले का था। यहाँ शायद कुछ जो करंट की वैल्यू है, I की वैल्यू है वो दे रखी थी I1, I2, I3 के हिसाब से, और R की वैल्यू दे रखी थी, रेजिस्टेंस की वैल्यू R1, R2, R3 के हिसाब से, और आपको सिंपल सा सिर्फ वोल्टेज निकालनी थी कि टोटल वोल्टेज क्या होगी, ठीक है। तो ये आपको फिजिक्स में एक बार देख के जाना है, ये फॉर्मूले देख के जाने हैं। साथ में मैं आपको बता दूं यहाँ एक क्वेश्चन हो रहा था, वो अभी आगे आ जाएगा लेकिन के बाद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। बाल्यावस्था के बाद लैंगिक परिवर्तन पे क्वेश्चन था कि बाल्यावस्था से जैसे ही युवावस्था की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें लैंगिक परिवर्तन क्या क्या आते हैं, उसके 4 पॉइंट दे रखे थे, उसमें से एक सही नहीं था वो बताना था। इसके बाद हाजी अली की दरगाह, तो ये दरगाहों पे तो क्वेश्चन आमतौर पर पूछता रहता है रेलवे कि कौन सी दरगाह कहाँ पर है, जैसे शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, ठीक है, हाजी अली की दरगाह पूछेगी। तो ये मुंबई के, महाराष्ट्र के मुंबई में है, ठीक है, महाराष्ट्र के मुंबई में। इसके बाद क्वेश्चन था 17 पे चलता है, राज्य और भाषाओं के। तो राज्य दे रखे थे और भाषाएं दे रखी थी कि ये बताना था कि कौन सा राज्य में कौन सी भाषा है। तो यहाँ पर इसमें एक ऑप्शन गलत था, वही बताना था कि कौन सा ऑप्शन गलत है। देखो, केरल की कन्नड़ दे रखी थी, जो कि केरल की कन्नड़ भाषा नहीं है, केरल की भाषा है मलयालम, तो केरल की भाषा कन्नड़ नहीं है, केरल की भाषा मलयालम है, यही गलत था ऑप्शन। इसके बाद मेघालय की देख लो खासी है, आंध्र प्रदेश की तेलुगु है, तमिलनाडु की तमिल है, ठीक है।